नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप और मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और हमारे आज के खास कार्यक्रम हार्ड फैक्ट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से उसी मामले को लेकर जिसमें कुल 4 लोगों को आतंकवादी बता दिया गया था और उनके खिलाफ 8 सालों तक मुकदमा चलता रहे और 8 साल 10 महीने 2 दिन के बाद ये बोल दिया गया कि ये सारे के सारे निर्दोष हैं। लेकिन इसके आज की कड़ी में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम अहमद मसूद के बारे में, जिसे ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि ये आतंकवादी नहीं है। इसे हथियार रखने के जुल्म में उसे दोषी ठहराया गया और उसे जो सजा दी गई वो पहले ही काट चुका था। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज हम गहनता से जानेंगे, इसकी गहराई को जानेंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सुरजीत सिंह है। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम लगातार इन 4 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो 2016 का मामला था। इसमें एक जो आखिरी कड़ी में अब हम लोग बात करने वाले हैं वो अहमद मसूद के बारे में, जिसे दोषी तो ठहराया गया लेकिन आतंकवादी नहीं बोला गया। दोषी क्यों ठहराया गया, क्या कुछ मामला था? अहमद मसूद यानी पुलिस की जो ये पूरी थ्योरी थी, कटकी, अहमद मसूद और अन्य 2 लोग, जो कुल 4 लोगों को जो आतंकवादी बता करके जेल भेजने के मामले में, इस कहानी की शुरुआत अहमद मसूद की होती से ही होती है। ये पुलिस की कहानी के मुताबिक जी। अहमद मसूद को बिस्तुपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने 22 जनवरी 2016 को थाना बुलाया। उससे पूछताछ की और पुलिस की कहानी में कहा गया है कि थाना प्रभारी को यह सूचना मिली थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम से कि वो अलकायदा के सदस्य यहाँ पे रह रहा है, अहमद मसूद उसका मेंबर है। तो 22 जनवरी को बुलाया, फिर उसको पकड़कर पूछताछ करके उसको थाने से छोड़ दिया गया। इसके 2 दिनों बाद यानी 25 जनवरी को तीसरे दिन उसको फिर थाना बुलाया गया, पूछताछ की गई और उसको गिरफ्तारी सौंप किया गया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की टीम ने उसके घर पे छापामारी की। उसके घर से कुछ कागजात मिले जो पेपर कटिंग थे और भी उर्दू में लिखे हुए। पुलिस वालों ने उसको आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट मान लिया और उसको अरेस्ट कर दी। उसके घर से पुलिस को एक जापान निर्मित हथियार भी, पिस्टल भी मिले थे। तो अहमद मसूद को जो सजा हुई है वो इसी पिस्टल की वजह से हुई है कि उसके यहाँ अवैध हथियार था, इसलिए उसको आर्म्स एक्ट के तहत 8 साल की सजा हुई है। हालांकि वो जेल में जो उसको सजा मिली है उससे ज्यादा 10 महीना 2 दिन जेल में रहा है। वो ज्यादा काट लिया। 8 साल 10 महीना 2 दिन रहा है। देखा जाए तो अगर सजा किसी को होती है 8 साल तो 7 साल में ही उसकी सजा पूरी हो जाती है, लेकिन सजा से भी 10 महीना ज्यादा वो जेल में रहा। तो उसके यहाँ से हथियार मिले। जिस वक्त उसके यहाँ हथियार मिला और पुलिस छापामारी उसके घर पे कर रही थी, उस वक्त बाहर बहुत भीड़ थी, लोग जुट गए थे। लेकिन पुलिस ने गवाह किसको बनाया? वहां से जो बाइक से 2 लोग गुजर रहे थे उनको। और ये संयोग है या पुलिस की कहानी का एक हिस्सा था कि वो दोनों जिनको गवाह बनाया गया, स्वतंत्र गवाह, वो दोनों गौरक्षा समिति के सदस्य थे। और पुलिस की जो थ्योरी थी उसमें यही था कि मसूद ने ही मौलाना कटकी, मौलाना कलीमुद्दीन और अब्दुल सामी का नाम लिया, जिसके बाद उन लोगों को अलग अलग लोकेशन से छापामारी करके पुलिस ने अरेस्ट किया और सबको आतंकवादी होने के आरोप में जेल भेज दिया। और कटकी को इसमें मुख्य आरोपी बताया गया। कटकी को तो उस वक्त बहुत बड़ा आतंकवादी बताया जाता था, मास्टरमाइंड बताया। मास्टरमाइंड क्या वो, यानी कटकी, सामी और ये सारे लोग जो हैं, कलीमुद्दीन, इन सबको, और मौलाना मसूद, इन सब के बारे में ये कहा जाता था कि ये लोग सऊदी से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। ये सब चीजें प्लांट कराई गई थी खबरों में कि ये अलकायदा के लोग हैं, सऊदी से ये आए हैं ट्रेनिंग लेकर के, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। तो ये सब तो पुलिस की कहानियां थी, जो अदालत में बिल्कुल साबित नहीं हुआ। पुलिस के स्वतंत्र गवाह तो मुकरे ही मुकरे, पुलिस के जो अपने सरकारी गवाह थे, जो जिनको पुलिस ने अपनी थ्योरी में, चार्जशीट में, केस डायरी में यह दिखाया कि ये लोग
छापामारी में शामिल थे, ये लोग गिरफ्तारी के वक्त मौजूद थे, ये लोग अरेस्ट मेमो भरते वक्त मौजूद थे, उनका स्वीकारोक्ति बयान लेते वक्त मौजूद थे, वो सारे लोग अदालत में टूट गए। उन लोगों ने शायद ही किसी ने एक्सेप्ट किया। हाँ, ये एक बात है कि पुलिस के किसी भी गवाह या पुलिस के किसी भी पदाधिकारी ने यह नहीं कहा कि जो अनुसंधान हुआ है उसमें कोई गड़बड़ी है, लेकिन जो अनुसंधान हुआ है उसके हिसाब से पुलिस के पास साक्ष्य नहीं थे। पुलिस ने सुनी सुनाई बात के आधार पर एक कहानी बनाई और उस कहानी का तार जोड़ते एक ये दावा किया कि हमने एक बहुत बड़े आतंकी गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। जनवरी 2016 में अगर हम बात करें, गिरफ्तार अहमद मसूद को अलकायदा का आतंकवादी बता दिया गया। सर, ये तो क्लियर हो गया कि जो अहमद मसूद था वो आतंकवादी तो नहीं था, कोर्ट ने भी ये क्लियर कर दिया। वो उसने आर्म्स रखे थे, इस एवज में उसे सजा दी गई। पुलिस ने कौन कौन से ऐसे धाराएं अहमद मसूद पे लगाए थे? देखिए, धाराएं तो आम पब्लिक को नहीं समझ में आएंगे जी, और उससे बहुत ये नहीं होता है, लेकिन जो पुलिस ने जो बड़े आरोप लगाए थे इन चारों पे, अहमद मसूद ही नहीं, कटकी समेत अन्य लोगों पे जो आरोप लगाए थे, उसमें पहला आरोप था देश के खिलाफ युद्ध करना, युद्ध छेड़ना। दूसरा आरोप था सरकार के खिलाफ युद्ध की साजिश करना। तीसरा आरोप था देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोही गतिविधियों, देश के खिलाफ जो गतिविधि है उसमें शामिल होना और समाज में, देश में घृणा फैलाना। चौथा आरोप था कि आपराधिक षड्यंत्र करना। ये जो 4 आरोप थे पुलिस ने लगाए थे, वो उस समय इंडियन पेनल कोड के धाराओं में आरोपित किए गए थे, इन लोगों को आरोपित किया गया था। सेकेंड जो धारा लगाए थे वो था जो आर्म्स एक्ट होता है, उसमें 2 धाराओं का इस्तेमाल किया गया और इन पर आरोप लगाया गया गैर कानूनी रूप से हथियार और गोला बारूद रखना, अवैध हथियारों का उपयोग व रखने से संबंधित अपराध। मजेदार यह है कि उस गोला बारूद रिकवरी नहीं है, आरोप उन्होंने लगाया है, धारा 25(1)(a) का आरोप लगाया है, लेकिन कहीं से भी ये नहीं किया है उसको, कहीं से भी गोला बारूद पकड़ाने का कोई वैसा मामला नहीं है। रिकवरी में कहीं गोला बारूद पकड़ाने का नहीं है, आर्म्स एक पिस्टल रिकवरी है। तीसरे तरह के जो आरोप लगाए हैं वो लगाए हैं गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होना, जिसमें क्या क्या है, धारा 16 है आतंकवादी कृत्य को अंजाम देना, धारा 17 है आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाना, धारा 18 है आतंकवादी गतिविधि की साजिश रचना, धारा 18B है आतंकी समूहों में भर्ती और प्रशिक्षण, धारा 19 है आतंकी समूह को शरण देना, धारा 20 है आतंकवादी संगठन का सदस्य होना, धारा 21 आतंकवादी गतिविधियों की सहायता देने के लिए, और धारा 23 आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले हथियारों और विस्फोटकों से संबंधित अपराध करना। लेकिन पुलिस इन पे कोई धारा प्रमाणित नहीं कर सकती। सबसे अच्छा चीज, एक धारा और लगाया गया वो 17 CLA एक्ट का है, 1908 का एक्ट है ये गैर कानूनी गतिविधियों में भागीदारी होनी। लेकिन पुलिस का सिर्फ एक आरोप और 4 में से सिर्फ एक व्यक्ति, वो है मौलाना मसूद पे, वो है आर्म्स एक्ट के धारा प्रमाणित हो सकी और उसके तहत उसको 8 साल की सजा हुई। तो जिस तरह से सिर्फ एक पिस्टल मिली अहमद मसूद के घर से, और सिर्फ उस एक पिस्टल मिलने के तर्ज पे पूरा का पूरा इतनी सारी धाराएं उसके ऊपर लगा दी गई, इतनी सारी गतिविधियां में शामिल होने का उस पर आरोप लगा दिया गया। तो क्या सिर्फ एक पिस्टल मिलने से इतनी कुछ धाराएं या आर्म्स एक्ट का इतना बड़ा केस बना दिया जाता है, या अलकायदा से जोड़ दिया जाता है, आतंकवाद से जोड़ दिया जा सकता है? मंजू साहब, हमारी जो जांच एजेंसी और खुफिया सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी कार्रवाइयों में कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई है जिससे ये पता चलता है कि जो जांच एजेंसी, पुलिस एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी है, इनके कुछ अफसर कायदे से बाहर जाके काम करते हैं और वो अपनी वाहवाही के लिए अपने अधीनस्थ लोग, पदाधिकारियों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं, और उनके अधीनस्थ पदाधिकारी भी वाहवाही के लिए ये ऐसी काम करते हैं। और ऐसे ऐसे मामले सामने रांची में आ चुके हैं। एक बार जिस वक्त ये कटकी वगैरह का कहानी चल रही थी, उसी वक्त एक व्यक्ति को सुरक्षा एजेंसियों ने सिल्ली से के पास एक ट्रेन से, रांची के हिंदपीढ़ी का व्यक्ति है, वो भी मुसलमान है,
सिल्ली से ट्रेन से उसको अरेस्ट कर लिया। अच्छा। वो डॉक्टर का काम, छोटा मोटा डॉक्टर का काम करता है जैसा मुझे याद आ रहा है। और अरेस्ट करके उसको आतंकवादी बताने लगा। उसको विस्फोटक की उसके पास से रिकवरी दिखा दी गई, उसके घर से रिकवरी दिखा दी गई। ये सारी चीज़ें हुई। मुझे याद है उस वक्त मैं प्रभात खबर में था और हम लोगों ने कई स्टोरीज की जिसके बाद पुलिस ने उसको छोड़ा था और कार्रवाई भी हुई थी। तो ये तो आतंकवादी बताने का एक फैशन चल गया था जो लोकप्रियता पाने के लिए पुलिस के अफसर ऐसा कर रहे थे। ये उसका उदाहरण है। इसके अलावा भी लोकल पुलिस जो हमारी स्टेट पुलिस है वो ऐसे काम करते हैं जिससे आप सबको भी कुछ जानकारी होगी कि चुटिया से एक लड़की गायब हो जाती है, एक लड़की का डेड बॉडी मिलता है बुंडू में। पुलिस क्या करती है कि उस लड़की को भी जो डेड बॉडी मिलता है उसको उस लड़की का डेड बॉडी बता देती है। और उसके 3 दोस्त जो होते हैं जो कि धुरवा डैम घूमने गए थे और साथ में उस लड़की के, उसको पकड़ करके जेल भेज देती है। पुलिस सियासत में तरह तरह से प्रताड़ित करती है कि अपना अपराध स्वीकार करो, उसको जेल भी भेज देती है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो लड़की रिम्स के पास घूम रही है, जिसकी हत्या के आरोप में वो लोग जेल में बंद है। फिर उस लड़की का बयान होती है, उन तीनों को निकाला जाता है। कुछ पुलिस अफसरों पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं जो मामले मीडिया में हाईलाइट कर दिए जाते हैं, तब जाकर के पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होती है। तो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है किसी। और ये भी कार्रवाई होती भी है तो दरोगा इंस्पेक्टर रैंक के अफसर पे कार्रवाई होती है। उच्च पदस्थ अधिकारी जो ऐसे कृत्य में शामिल होते हैं, फर्जी तरीके से लोगों को फंसाते हैं, फेक एनकाउंटर करते हैं, लोगों को जेल भेज देते हैं, उनको जेल में यानी उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है और वो बेकसूर साबित होकर निकलते हैं, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि अदालत में जिसको अरेस्ट करके भेजा था वो तो निर्दोष साबित हो जाता है, लेकिन जांच एजेंसियों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ पाती। बिल्कुल। कोई कोर्ट नहीं जाता ये बोल करके कि मेरे खिलाफ इन्होंने गलत तरीके से ये किया, क्योंकि पूरा सिस्टम से लोग डरते हैं। आम आदमी सिस्टम से डरता है, वो नहीं चाहता कि हम पुलिस से झगड़ा करें, स्पेशल ब्रांच से झगड़ा करें, ईडी से झगड़ा करें, सीबीआई से झगड़ा करें। वो जिसको जो फंस जाता है वो बर्बाद हो जाता है। ऐसे में एक और सवाल होता है, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जिस तरह से कि कैसे पुलिस किसी का भी डेड बॉडी दिखा देती है, कहीं से जोड़ दे रही है, कोई सजा काट ले रहा है, तो आखिरकार पुलिस इस तरह की कार्रवाई क्यों करती है, इस तरह से क्यों? क्या वो केस को जल्द से ये दिखाना चाहती है कि हमने खुलासा कर लिया है, इस वजह से बाही लूटना रहता है, या पल्ला झाड़ना चाहती है? कुछ मामलों में पुलिस पे प्रेशर रहता है कि किसी कोई भी घटना हुई है तो उसका उद्भेदन जल्द से जल्द हो, लेकिन उद्भेदन जल्द से जल्द करने का यह मतलब नहीं है कि किसी डेड बॉडी का किसी का बना दो। कोई अपराधी है अगर तो उसको आतंकवादी बना दो, कोई आर्म्स रखे हुए तो उसको आतंकवादी बता दो। कोई आम इंसान है, उसको कोई डॉक्टरी का काम करता है, वो सिर्फ मुसलमान है इसलिए उसको पकड़ करके आतंकवादी घोषित कर दो, विस्फोटक ले आओ कहीं से ला करके रख दो, या किसी बेकसूर को पकड़ के आम शक में उसको जेल भेज दो। ऐसी भी घटनाएं हैं, कई घटनाएं हैं जिसमें कि पुलिस ने आर्म्स के साथ किसी को अरेस्ट किया है और उसमें भी वो बरी हो गया। अब ये समझ में नहीं आया कि उसके पास से आपने हथियार जब्त किया, सारे पुलिस वाले ही थे, सब कोई थे, फिर भी आर्म्स एक्ट का आरोपी बरी हो जाता है। तो इन चीजों को कुछ हद तक रोका जा सकता है अगर सीनियर पुलिस अफसर ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पे एक्शन ले। बिल्कुल। तो इस तरह की बहुत बार कहानी, जैसे कि अब हमने देख लिया कि अहमद मसूद और मौलाना कटकी जैसे जो मामले होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इन मामलों में न्याय मिलने में वक्त लगता है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इन मामलों की सत्यता तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण होता है और पुलिस को जरूरत है कि इसकी गहनता से जांच करे, जल्दबाजी ना करे और ऐसे मामलों में ये ना दिखा दे कि कोई आम सा चलने वाला आदमी भी अपराधी हो जाता है, या कोई घर पे अगर एक आर्म रखे हुए हैं तो उसको आप आतंकवादी बता दें, बल्कि आप उन मामलों की गहनता से जांच करें, हर एक फैक्ट्स को देखें और उसके बाद कोर्ट तक पहुंचाएं। नहीं तो हस्र जो मौलाना कटकी के साथ हुआ या मसूद के साथ हुआ कि उन्होंने 8 साल 10 महीने 2 दिन का जेल की सजा काट ली और उसके बाद कोर्ट उन्हें बरी कर देती है। तो आखिरकार जब उन्होंने सजा काट ही ली तो वो गुनहगार तो थे नहीं, और इसका जवाब अब कहां से और इसका न्याय अब उन्हें कहां से मिलेगा, ये सवाल जरूर उठता है। आप भी सोचिएगा जरूर इस पर।
फिलहाल मुझे और सुजीत सर दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।